हेलो स्टूडेंट्स। छंद में लगभग स्टूडेंट्स को समस्या आती है, लेकिन आज इस सेशन में जो मैं चीज़ें बताऊं आप लोगों को, बस उसको तो ध्यान रखना है। काफ़ी बार क्या होता है कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस छंद में कुल कितने कितने चरण होते हैं, कुल कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कुल कितने कितने वर्ण होते हैं। एक सवाल सीधा सीधा आ जाता है, तो सबसे पहले उसी की समस्या समाप्त करते हैं। दूसरा पूछा जाता है कि एक दोहा या पंक्ति दे देगा कोई भी और उसमें पूछे इसमें कौन सा चरण है, हमें उसमें मात्राएं और वर्ण गिनना होगा। तो सबसे पहले समस्याएं हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सा सममात्रिक छंद है, कौन कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद है, कौन कौन सा विषम मात्रिक छंद है, और इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, कितने कितने चरण होते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो बच्चों को याद करने में यही होती है। आज मैं आप लोगों को प्रत्येक छंद से संबंधित जो हमारे एग्जाम में आने की संभावना है उनको मैं ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूं। समझने का प्रयास करें बेटा। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों से कि आपसे पूछा जाएगा समचर यानी कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं। सममात्रिक छंद, आपसे एक सवाल तो यही आ जाता है कि कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है। तो पहले याद रखना है, पहले तो नाम लिख लो। एक तो चौपाई होता है, चौपाई नहीं चौपाई, फिर दूसरा होता है चौपाई। याद हो गए दोनों नाम, चौपाई और चौपाई। फिर याद रखना है आप लोगों को रोला छंद। फिर याद रखना है नंबर 4 आप लोगों को गीतिका छंद। और सेम इसी का दूसरा नाम है, थोड़ा सा हरि शब्द जोड़ देना, क्या हो जाएगा, हरि गीतिका छंद हो जाएगा। बस आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि कौन सा छंद सममात्रिक छंद नहीं है, तो आप लोगों को यहां से लगभग सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें, आपसे यह पूछा जाएगा चौपाई छंद में कुल कितनी कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी, आप कहेंगे कि सर प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 15 मात्राएं होती हैं बेटा, यानी मात्र 15 मात्राएं एक चरण में होती हैं प्रत्येक चरण में। चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं गुरुजी, और प्रत्येक में कितनी कितनी 16 मात्राएं होती हैं बेटा। रट लेना, यह सवाल आने की संभावना है चौपाई का। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आप कहेंगे प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं गुरुजी। और क्या होता है इसमें याद करने की चीजें, तो आप ये कहेंगे कि गुरुजी 11 व 13 पर क्या होती है, यति होती है। ये मत भूलना, 11 व 13 पर यति। यति क्या होता है, ठहराव। ठहराव क्या होता है बेटा, समझा सकते हैं मुझे कोई भी, यानी किसी भी पंक्ति को पढ़ते समय, किसी भी पंक्ति को पढ़ते में जहां थोड़ा सा ठहराव, जहां थोड़ा सा रुका जाता है, ठीक है, वहां पर होती है यति। बात करें गीतिका। गीतिका में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आप कहेंगे प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं गुरुजी, 26 मात्राएं होती हैं। यति कहां होती है, आप कहेंगे 14 व 12 पर यति होती है गुरुजी। यति यानी ठहराव, रुका। हरि गीतिका आप कहेंगे प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं गुरुजी। और यति कहां होती है, 16-12 पर यति होती है गुरुजी। ये ध्यान रख लेना, काफी है। जिसमें महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चौपाई, याद रख लेना। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है रोला। तो याद रखना है आप लोगों को, चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, 4 चरण होते हैं, बस ये याद रखना है। रोला में 24 मात्राएं, 11 व 13 पर क्या होती है, यति होती है, ठहरा। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, और यति कहां होती है, 14 व 12 पर। ऐसे ही हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, और 16 व 12 पर क्या होती है बेटा, यति होती है। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि अर्धसम मात्रिक छंद कौन से हैं। अर्धसम मात्रिक, पहले तो नाम में पता होना चाहिए अर्धसम मात्रिक कौन कौन से हैं। नंबर 1 दोहा, याद हो गया होगा। नंबर 2 इसका उल्टा रख देते हैं तो क्या हो जाता है, सोठा। नंबर 3 याद रखना उल्लाला। नंबर 4 क्या नाम रखेंगे, बरवे। बस ये 4 याद रखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, अपने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सारे पढ़ोगे तो जिंदगी बीत जाएगी, याद भी नहीं होंगे, समझ में भी नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना, काफी है। दोहा में क्या होता है, आप ये कहेंगे गुरुजी पहले और तीसरे चरण में, ऐसे लिखो, पहले और तीसरे चरण में, यानी विषम हो गए ना, इसमें क्या होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं गुरुजी। ओके गुरुजी, मान गए। दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ये याद रखना है आप लोगों को दोहे के बारे में। अब इसका सेम विपरीत कर दो। विपरीत कैसे, कि 1 और 3 चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 13। यहां कर दो, उल्टा करोगे तो कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं हो जाएंगी बेटा। यहां पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरे और चौथे चरण में यहां पे 13 थी, इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 13 मात्राएं हो जाएंगी। ये याद करना है आपको, सोठा। पूछा 100 और सवाल जाएगा, कैसे, कि दोहे का विपरीत कौन सा छंद होता है।
तो आपको कहेंगे सोरठा। होता है सर जी, याद रखना है बेटा। अब बात करें उल्लाला। उल्लाला के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तुम कहना 15-15 मात्राएं होती हैं सर जी, बस। और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप कहना गुरुजी 13-13 मात्राएं होती हैं। ये याद हो गया हमारा मात्राएं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको उल्लाला के बारे में, ये महत्वपूर्ण सबसे, ये तीनों की तीनों, चारों की चारों महत्वपूर्ण है बेटा। बरवे में क्या करेंगे? आप कहेंगे पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, बता सकते हो? 12-12 मात्राएं होती हैं बेटा। और दूसरे और चौथे में कितनी कितनी बताओ जल्दी से? 7-7 मात्राएं होती हैं। बस ये काम हो गया हमारा अर्धसम मात्रिक। पहले ही कह रहा हूं, पहले तो इतना ध्यान रखना सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, अर्धसम कौन कौन से हैं, किस चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, बस यही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर मात्राएं आपको गिनना आना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं, और वो भी मैं आगे सिखा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद, मात्रिक में दिक्कत आती है, वर्णिक में कोई दिक्कत नहीं आती, बस दो ही नाम याद रखना। नंबर 1 कुंडलिया, 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 ठीक है। और नंबर 2 छप्पे, बस काफी है आप लोगों के लिए। 6 चरण होते हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। इसका एक याद रखना, ये जिस शब्द से शुरू होता है ना, जिस शब्द से शुरू होता है ना बेटा, उसी शब्द से क्या होता है? अंत होता है, उसी शब्द से अंत। एक तो बात ये याद रखना है। अब इसमें क्या होता है? 6 चरण होते हैं, तो याद रखना प्रथम 2 किसके होते हैं? दोहा। और अंतिम 4 चरण किसके होते हैं बेटा? रोला के। यार इसमें क्या करेंगे? ये अंतिम थे ना, ये कर दो प्रथम 4 रोला, और अंतिम 2 चरण में किस किस की? उल्लाला की। ये याद आपको रखना होगा। कर लोगे इतना? बताइए जल्दी से, विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? आपसे ये पूछा जाए तो आप कहेंगे क्या कहेंगे आप लोग? कुंडलिया और छप्पे। प्रथम 2 चरण किसके होते हैं? आप कहोगे दोहा के। अंतिम 4 रोला के। छप्पे में कितने चरण होते हैं? 6। प्रथम 4 किसके होते हैं? रोला के। और अंतिम 2 चरण किसके होते हैं बेटा? उल्लाला के होते हैं। ध्यान रखना। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ये रट लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ज्यादा समस्या नहीं है, 15-15 मात्राएं। चौपाई में तो 15 और चौपाई में 16, और उसमें रोला में 24, 11-13 प्रयति, गीतिका में 26, 14-12 प्रयति, हरि गीतिका में 28, 16-12 प्रयति। याद हो गया? यहाँ पे आ जाओ, अर्ध सममात्रिक दोहा का विपरीत दोहा का विपरीत सोरठा, फिर उल्लाला, फिर बरवे। दोहा में क्या होता है? 1 और 3 में 13-13 मात्राएं, 2 और 4 में 11-11, उसका उल्टा कर दोगे सोरठा बन जाए। उल्लाला में 1 और 3 में 15-15, 2 और 4 में 13-13 मात्राएं, फिर बरवे में 1 और 3 में 12-12, 2 और 4 में 7-7 मात्राएं, 19 होगी। सीधी सी बात है यार, और कुछ ध्यान है। फिर आना विषम मात्रिक। विषम मात्रिक में क्या ध्यान रखना है कि गुरुजी कुंडलिया और छप्पे 6 चरण होते हैं। कुंडलिया में प्रथम 2 दोहा के होते हैं, और अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। छप्पे में क्या करना है? अंतिम 4 जो कुंडलिया की रोला के थे ना, प्रथम 4 रोला के कर देना है, अंतिम 2 उल्लाला करना है छप्पे में। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को। 6 चरण होते हैं, याद कर लो यार, काफी है इतना ही। अब उसके बाद एक दूसरा हम लोग बात करें तो मैंने कहा था ना वर्णिक छंद होता है। अब वर्णिक छंद कौन कौन से याद रखना है? बस 2 याद कर लेना, तुम ज्यादा मत करना। एक तो कवित छंद याद रखना। कवित छंद में क्या होता है? कुल 31 वर्ण होते हैं, 16 व 15 पर यति होती है। बस इतना ध्यान रखना। इसमें वर्ण गिनना है, बस इसमें क्या गिनना है? वर्णों को गिनना है। उसमें मात्राएं स्वर की होती हैं, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अब दूसरा याद करना है सवैया। सवैया में क्या होता है? ये 11 प्रकार होते हैं सवैया के। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग बात करें 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं, और इसमें सर्वप्रसिद्ध सवैया एक होता है। सर्वप्रसिद्ध सवैया कौन सा होता है? मालती सवैया होता है। ये याद रखना है, मालती सवैया, मालती सवैया। बस इसको मनहरण कवित भी कहा जाता है। वैसे 2 प्रकार का होता है, मनहरण गणाक्षरी, रूप गणाक्षरी। बस इतना मत ध्यान रखो, बस तुम इतना ही ध्यान रख लो, काफी है। और भी यदि इससे बाहर चला जाएगा तो एक वंशस्थ याद रख लो, जिसमें 12 वर्ण होते हैं, और एक द्रुत विलंबित याद रख लो। यदि बाहर जाएगा तो बता रहा हूं, वरना विलंबित यहां से बाहर नहीं जाएगा बेटा। इसमें भी 12 वर्ण होते हैं। ऐसे याद करो तो लिख लेना, नभ भर
नग्गन बग्गन बग्गन और नब भर और रग्गन। इसो जतो वंश जग्गन तग्गन, बस जग्गन जग्गन तग्गन जग्गन तग्गन, जतो वंशज जतो, बस ये ट्रिक्स है इसकी। जतो वंशस्थ जतो ट्रिक्स बना रखी है मैंने, ये जतो वंशज जतो यानी जग्गन तग्गन जग्गन तग्गन। नब भर में नग्गन भग्गन नब भग्गन और रग्गन, नब भर ये हो जाएगा द्रुत विलंबित का, ये हो जाएगा वंशस्थ का। अब मैंने ये जग्गन नग्गन जग्गन तग्गन क्या बोला, याद है? एक सूत्र आपको याद होगा, यह माता राज भानस लगा, यह माता राज भानस लगा, उम्मीद करता हूं याद होगा। यग्गन मग्गन तग्गन रग्गन जग्गन भग्गन नग्गन सग्गन। 8 गण होते हैं छंद में, एक गण में 3 वर्ण होते हैं, 3 वर्णों का समूह क्या कहलाता है? गण कहलाता है, याद रखना। 8 गण होते हैं कुल। अब मात्राएं कैसे गिनेंगे? देखो ये मैंने मात्रा के बारे में देखो, सुनो ध्यान से। देखो मात्राएं हमेशा खड़ी पाई यानी लघु मात्रा होती है, खड़ी पाई में एक मात्रा गिनी जाती है। और एक मात्रा किस किस की होती है? ए की, ई की, ऊ की और री सी की। जहां पर ये आपको दिखाई देना आंख बंद करके एक एक मात्रा, जैसे मैंने लिखा कमल, कै में ए, मैं में ए और ले में है, तो एक 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 3 मात्राएं हो गई, याद रखना ये। जैसे मैंने लिखा रवि, रे में ए है, ई में छोटी ई है, तो एक एक 2 मात्राएं हो गई। ऐसे ही मैं गुरु मात्रा एवक्कर रेखा होती है, ऐसे इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। लघु की 1 मात्रा गिनी जाती है और गुरु की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, 2 मात्रा। जैसे कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए डी, आई एनक, ओखली, अवरस। अरे पढ़ो यार, शर्म आ रही है क्या? जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे तुम बोल लो, क्या दिक्कत है उसमें? हमें टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करनी है, हमें कोई विद्वान नहीं बनना है। तो कहीं पर भी ये दिखाई दे, जैसे मैंने कमली लिख दिया, कमली, तो देखो ए 1 मात्रा, ए 1 मात्रा, बड़ी 2 मात्रा, 4 मात्राएं हुई कमली में। मैंने लिखा कमलेश, अब देखो ए ए की 2 1, बस। अरे ये तो पता होगा ना, कै में ए जोड़ देते हैं तो कै बन जाता है, आ जोड़ देते हैं तो का बन जाता है, छोटी ई जोड़ देते हैं छोटी की बन जाता है, बड़ी ई जोड़ दे, बस ऐसे ही करना है। बड़ी की 2 मात्रा, छोटी की 1 मात्रा, ए की 1 मात्रा, आ की 2 मात्रा, ऐसे। तो यहाँ पे रे रख देंगे, रे रा री री रू, यहाँ पे ये रख देंगे, ये या ई ऊ, ऐसे वे रख देंगे। तो बस ऐसे ही ध्यान रखना है यार बेटा, और क्या करना है। अब कुछ अलग नियम है, देखो कैसे। कहीं पर भी आपको अनुस्वार दिखाई दे किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ण पे, सॉरी, जैसे मैंने लिखा अंत, अनुस्वार कहीं पे भी आ जाए, गुरु मात्रा इन 2 मात्रा बस। और चंद्र बिंदु कहीं पर भी आ जाए, जैसे कि मान लो मैंने लिखा अंधेरा, ऐसे लिखा अंधेरा, ये चंद्र बिंदु है ए के ऊपर, तो 1 मात्रा। याद रखना, जहां अनुस्वार आएगा उसकी 2 मात्रा गिनी जाएगी, जहां चंद्र बिंदु आएगा वहां पे 1 मात्रा गिनी जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे मान लो आंख पर चंद्र बिंदु है, लेकिन ये आ है पहले से, आ की मात्रा हमेशा 2 होती है बेटा। ये मैं इनकी बात कर रहा हूं, लघु स्वर की। लघु स्वर पे अनुस्वार हो तो 2-2 मात्राएं, चंद्र बिंदु हो तो 1-1 मात्राएं, ये ध्यान रखना। अब मान लो इनके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये तो पहले से दीर्घ स्वर हैं, तो इन पर तो वैसे ही हमें क्या 2-2 मात्राएं माननी जाएंगी। अब कुछ नियम और हैं छोटे छोटे, वो कौन कौन से नियम है? देखो हर्ष स्वर बता चुका हूं, हर्ष स्वर 4 होते हैं, इनकी मात्रा हमेशा लघु होती है, बता चुका हूं हमेशा। दीर्घ स्वरों की मात्रा हमेशा दीर्घ होती है। अब ये देखो, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना है आपको। देखो हर्ष स्वर यानी लघु स्वर, ये मूल स्वर है ना, ये इनसे तुरंत बाद में क्या आ जाए? संयुक्त स्वर आ जाए तुरंत बाद में, या आधा अक्षर आ जाए, या हलंत आ जाए, या विसर्ग। जैसे कैसे? अब ध्यान से सुनना। जैसे मैंने लिखा समर स्थली, समर स्थली, मैंने कहा इन 4 स्वरों के तुरंत बाद में क्या आ जाए? आधा अक्षर। देखो रे आ गया, रे में ए है, आधा अक्षर आ गया, तो अब इसको हम लोग 2 मात्रा गुरु मात्रा गिनेंगे। पहली बात यही समझो आप लोग, पहली बात तो यही समझो, इनके बाद में तुरंत बाद में आधा अक्षर आ जाए तो उसको गुरु गिनेंगे, उससे पहले वाले लघु स्वर को। समझ में आया? बस ये ध्यान रखना। हलंत आ जाए, कोई भी शब्द हो, कैसा भी शब्द हो, हलंत वाला, जैसे मैंने लिखा, मान लो हलंत वाला, मैं लगा देता हूं जबरदस्ती कोई भी शब्द, मतलब मैंने लिखा प्रथम, हलंत नहीं आता है, हलंत ऐसे आ गया, हलंत नहीं आता इस पे, ठीक है। जैसे साक्षात, उसमें आ वैसे आ रहा है, तो उसमें बस समझाने। महान में भी आ रहा है तो वहां नहीं। देखो हलंत आ गया ना यहाँ पे, मान लो कहीं पर भी हलंत आ जाए, जैसे अहन हलंत आता है यहाँ पे, ऐसे आ गया ना, इसको हटा दो, ठीक है।
समझाने की बात समझा देता हूं। अब देखो हलंत आ गया, इससे पहले है तो यहाँ पे गुरु मानी जाएगी, तो वही बात आपको ध्यान में रखना है। ये हलंत वाला विसर्ग वाला देखो, जैसे मान लो आ गया दुख, तो छोटा ऊ है छोटा ऊ, उसके बाद तुरंत विसर्ग आ गया, तो यही बता रहा हूं तुरंत बाद में आधा अक्षर आ जाए, हलंत आ जाए और विसर्ग आ जाए। आंख बंद करके लघु को गुरु स्वर इन दो मात्रा में परिवर्तित कर देना है बेटा। ये आ गया आधा अक्षर, ये आ गया हलंत और ये आ गया विसर्ग। याद रखना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। जैसे हम प्रातः काल लिखते हैं ना, प्रातः ऐसे, तो ये क्या है, विसर्ग आ गया, उससे पहले वाले ये हमेशा दीर्घ हो जाता है। तो मैंने यही कहा हर्ष स्वर के तुरंत बाद में संयुक्त अक्षर आ जाए या आधा अक्षर आ जाए या हलंत आ जाए, विसर्ग आ जाए, हमेशा वहां गुरु मात्राएं दो मात्रा गिनी जाएगी। अब ये कैसे करेंगे संयुक्त अक्षर, देखो जैसे आ गया मित्र, ये संयुक्त अक्षर लिख दो, इसको संयुक्त स्वर नहीं संयुक्त अक्षर लिख दो, ऐसे संयुक्त अक्षर। अब देखो यहाँ पे त्र आ गया, ये चार ही होते हैं बेटा, क्षेत्र स्र और स्र और गे, ये ध्यान रखना, ये कहीं पर भी दिखाई दें। देखो ई है, इसके बाद में त्र आ गया, आंख बंद करके इस ई को है ना दीर्घ में बदल दो। जैसे आ गया कक्ष, छ आ गया, छ से पहले तुरंत लघु है ना, इसको दीर्घ कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, बार बार कह रहा हूं, इनके तुरंत बाद में आधा अक्षर हो, हलंत हो, विसर्ग हो या संयुक्त अक्षर आ जाए तो उस हर्ष स्वर को, उस लघु स्वर को दीर्घ बना देते हैं। और ये मैं बता चुका हूं, अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, चंद्र बिंदु युक्त वर्ण लघु मात्रा होती है। ये कभी कभी हम लोग बड़ा भी गिन लेते हैं, कभी कभी छोटा भी मात्रा, आवश्यकता अनुसार। यानी कि दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं थी, चार चरण होते हैं दोहा में। अब मान लो पहले तीसरे में 13-13 हैं, लेकिन दूसरे और चौथे में 11-11 होने चाहिए, तो एक में 10 है, एक में 11 है, तो एक 10 है ना, उसको हम लोग आवश्यकता अनुसार लघु को गुरु मान लेते। ये कभी कभी होता है, ये कभी कभी होता है, बस ये ध्यान रखना। यहां समझना बस इसको है, इसको समझ लिया और ये आप लोगों ने समझ लिया, ये आप लोगों को याद हो गया ना बेटा, कोई सा भी सवाल आप लोगों को गलत नहीं होगा। और यहां पे हम लोग को कुछ करना नहीं है वर्णिक में, यहां वर्णों को गिनना है, सीधा सीधा ऐसे वर्णों को गिनना है। आधे अक्षर, आधे वर्ण को नहीं गिनेंगे, जैसे एक वर्ण, दो वर्ण, तीन, आधे को नहीं गिनेंगे, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण, पांच वर्ण, 6, 7, 8, 9, ऐसे वर्णों को गिनना है बस। अब आपके पास आ जाए दोहा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें याद कर लेना। ये आपके देखो पहले में 13 मात्राएं, दूसरे में 11 मात्राएं, गिन लेना इनको। जैसे देखो कैसे गिनता हूं मैं, कैसे गिनता हूं ऐसे देखो, जैसे देखो प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो ऐसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी 11, ऐसे ही 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगी। देखो गांठ, देखो यहाँ पे क्या है, ये आ है, आ के ऊपर चंद्र बिंदु, यदि यहाँ ए होता तो भी चंद्र बिंदु में, अब यहाँ जो ना गंठ होता है ऐसे है, तो यहाँ पे एक लघु हो जाता। ये ध्यान रखना है, मैं समझा चुका हूं, ये आप लोग गलती मत कर देना बिल्कुल भी। आंख बंद करके ऐसे याद रखो, अनुस्वार कहीं पर भी आ जाए, जो भी लघु स्वर है उसके ऊपर अनुस्वार आ गया तो उसे हम लोग दीर्घ 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 मान लेंगे। चंद्र बिंदु आ गया इन्हीं के ऊपर तो लघु 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 मानेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात सुनो, आधा अक्षर के बाद, आधा अक्षर के बाद क्या आ जाए, हलंत आ जाए, क्या आ जाए, हलंत आ जाए, या आधे आधे अक्षर नहीं, सॉरी बेटा, आधे अक्षर के बाद नहीं, वापस से सुनो, लघु स्वर के बाद में, लघु स्वर के बाद में, लघु स्वर कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं, इनके बाद में, इनके बाद में क्या आ जाए बेटा, क्या आ जाए, एक तो आधा अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, क्या आ जाए, आधा अक्षर आ जाए। दूसरी बात विसर्ग आ जाए, तीसरी बात हलंत आ जाए, चौथी बात संयुक्ताक्षर आ जाए। ये कहीं पर भी आ जाए इनके बाद में, ये इनके बाद में, लघु स्वर के बाद में, तो ये हमेशा दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ये हमेशा ना ये दीर्घ हो जाएंगे। ऐसे बता चुका हूं कैसे कैसे। हाँ, यदि पहले आ जाता है, जैसे आ गया ऐसे स्तुति, अब पहले आ गया ना आधा, अब इसके बाद ये लघु ही रहेगा, ये गुरु नहीं बनेगा कभी भी। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, बस इसको ध्यान रख लेंगे और ये सब प्रैक्टिस कर लेना इन सभी पे। ये सोठा के बारे में मैंने समझा दिया है सब कुछ।
ऐसे ही मैंने चौपाई के बारे में बता दिया है, ऐसे ही मैंने ये हरिगीतिका के बारे में, ऐसे ही मैंने ये कवित के बारे में, ऐसे ही मैंने ये सवय के बारे में। अब इनको सब पढ़ लेना, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो बेटा जी, बिना झिझके हुए, क्योंकि एक सवाल आप लोगों टॉप यूनिवर्सिटी रोक सकता है। कोई भी डाउट हो ना, बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना और यह भी बताना है कि समझ में आया या नहीं आया। बेटा समझ में ना आए तो उम्मीद करता हूं एक बार वापस आप इस सेशन को देखेंगे। मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसी ट्रिक्स आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपीरियंस बोलता है और मैं उसी प्रकार से पढ़ाता हूं आप लोगों को कि मुझे जो समस्या थी ना, जब मैं पढ़ा था, जब मैंने एग्जाम दिया था, तो वो समस्या मेरे स्टूडेंट्स को ना आए। तो एक बार अवश्य मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, और कोई भी समस्या हो तो मुझे अवश्य बताना कमेंट करके। तो बेटा अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ बेटा, कुछ भी करना, पूरे दिन रात और दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसमें से इन दिनों कम से कम 12 से 15 घंटे अवश्य पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं है आप लोगों के पास में। कम खाना, कम सोना, कुछ भी नहीं होगा। आपका सपना याद रखना, अपने माता पिता का चेहरा अपनी आंखों के सामने फिर पढ़ाई करना। कभी भी नींद आए ज़बरदस्ती, कभी आलस्य आए, अपने माता पिता का चेहरा जरूर याद करना, एक बार अपनी आंखों के सामने लाना। यह हमारी मेहनत है, उसको थोड़ा याद रखना। तो बेटा प्लीज़ निवेदन है आप लोगों से, अच्छे से पढ़ना। इन दिनों 100% आपको टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त हो जाएगी, तो पढ़ाई जरूर करना। बाय बाय बेटा, थैंक यू।